हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी भूतिया हवेली लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में पंजाब पाक सीमा के साथ एक गांव है विजयगढ़। विजयगढ़ की खासियत है वहां बनी एक प्राचीन हवेली। कहते हैं कि वो हवेली 300 साल पुरानी है और उस हवेली से बहुत ही गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन विभाजन के दौरान एक घटना घटी जिसने उस हवेली को सदैव के लिए शापित कर दिया। हवेली के मालिक चौधरी बलराम सिंह सन 1940 में ही परिवार सहित अमेरिका जा बसे थे। उन्हें ब्रिटिश राज मंजूर नहीं था और उनका परिवार बाहर जा पाने में सक्षम भी था, इसलिए वो सब भारत से पलायन कर गए। सक्षम होने के बाद भी उन्होंने भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और अपना हित सर्वोपरि रखा। शायद इस बात का पछतावा ही कारण था कि उन्होंने अपनी हवेली को आश्रम बनाने के लिए दान कर दिया था। आश्रम बनने के बाद वहां ऐसे मानसिक रोगियों को रखा जाता था जो काफी हद तक स्वस्थ हो गए थे, लेकिन कभी कभी उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे और इसी कारण उनके घर वाले उन्हें वापस ले जाना नहीं चाहते थे। फिर 1947 में विभाजन के दंगे भड़क उठे। उस आश्रम में रहने वाले मानसिक रोगी और कर्मचारी सब उन दंगों की बलि चढ़ गए। कोई जीवित नहीं बचा। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के जवाब किसी के पास नहीं थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर रात उस हवेली से आवाजें आती है, तरह तरह की आवाजें, जैसे कोई पागलपन का दौरा पड़ने पर चिल्ला रहा हो या फिर दर्द भरी चीखें, कभी कभी हंसने की आवाजें, कभी आवाजें आती है जैसे कोई किसी को चिल्ला चिल्ला कर भागने के लिए कह रहा हो। कुछ लोग हिम्मत कर इन आवाजों का पता लगाने अंदर गए तो जिंदा बाहर नहीं आए। निया का एक यूट्यूब चैनल था जिस पर वो अलग अलग श्रेणियों के वेब सीरीज बनाती थी। उसकी दोस्त सोनी का ननिहाल विजयगढ़ में था और उससे ही निया ने उस हवेली के बारे में सुना था। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस हवेली में रात गुजारी जाए और उसका लाइव टेलीकास्ट अपने चैनल पर किया जाए। आजकल दर्शक ऐसी ही चीजें ज्यादा देखते हैं। उसने अपनी टीम को बुलाकर उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। सब बड़े शहरों में पले बड़े थे। भूत प्रेत जैसी बातों पर उसकी टीम में कोई यकीन नहीं करता था, तो सब तुरंत राजी हो गए। योजना का पहला चरण था उस हवेली के बारे में ज्यादा से ज्यादा डरावनी जानकारी प्राप्त करना, फिर उसे नाटकीय ढंग से दर्शकों के सामने पेश करना ताकि वो लाइव देखने के लिए उतावले हो जाएं। पूरी टीम विजयगढ़ के लिए निकल पड़ी थी। सबसे पहले हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे जो हवेली से आती आवाजों को असली से भी ज्यादा डरावनी बनाकर पेश कर सके। निया सफर के बीच में अपनी टीम को निर्देश दे रही थी, और दीप, तुम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों को ढूंढना जो इन आवाजों के इतिहास के बारे में जानकारी दे सके। इन सबको रिकॉर्ड कर एक ट्रेलर की तरह चैनल पर डाल देंगे ताकि दर्शक जान सके कि जिस हवेली में हम रात गुजारने वाले हैं वो कितनी हॉन्टेड है। मेरे पास एक और बढ़िया सुझाव है, निया की साथी सायंतनी ने निया की बात सुनने के बाद कहा। क्यों न हम किसी होटल में ठहरने की बजाय गांव में ही ठहरें। अगर ये बात सच है कि हर रात उस हवेली से आवाजें आती है तो हम रात को उन आवाजों के साथ हवेली की वीडियो बनाएंगे और उसको ट्रेलर का हिस्सा बना देंगे। इससे ट्रेलर में और भी जान आ जाएगी। उसकी बात सुन निया सोचने लगी और फिर बोली, गुड आइडिया, हम गांव में ही रहेंगे। मैं अभी सोनी को फोन करके गांव में कहीं रहने के लिए इंतजाम करवाती हूँ। रात के 10 बज गए थे और विजयगढ़ अभी भी 2 घंटे की दूरी पर था। सबने तय किया कि रात होटल में रुककर सुबह गांव के लिए निकल पड़ेंगे। सुबह 9 बजे वो गांव पहुंचे। पता पूछते हुए वो सोनी के नाना जी के घर पहुंच गए।
उनकी खूब आवभगत हुई। 11 बजे उन्होंने अपने उपकरण जैसे कि कैमरा, लाइट, माइक आदि सेट करना शुरू कर दिया। यहाँ कोई फिल्म बनाने आए हैं आप लोग? सोनी के मामा जी ने पूछा। मामा जी, वो आपके गांव की जो हवेली है ना, उसी पर एक फिल्म बना रहे हैं। निया की बात सुन मामा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हवेली? वो तो भूतिया हवेली है। आप लोग उस पर क्यों फिल्म बना रहे हैं? और आपको उस हवेली में नहीं जाना चाहिए। निया जानती थी कि गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे और हवेली में जाने में अटकलें जरूर पैदा करेंगे, इसलिए उन्हें हवेली में रात बिताने की बात अभी छुपा कर रखनी होगी। अरे नहीं मामा जी, बस उस हवेली के बाहर से वीडियो ही बनाएंगे। कुछ लोगों का उस हवेली के बारे में बताते हुए वीडियो बनाएंगे, और आपने जैसे कि बताया कि उस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती है, उन्हीं की वीडियो बनाएंगे, सब बाहर से ही। क्यों न पहली वीडियो आपकी ही बनाएं। फिल्म में आने की बात से मामा जी का चेहरा फिर से खिल उठा। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मामा जी के जाने के बाद निया की टीम का कैमरामैन सुमित उससे कहता है, अच्छा हुआ निया, तुमने उन्हें सच नहीं बताया। उनको देखकर ही लग रहा था कि वो हमें घर से ही बाहर फेंक देंगे अगर हमने हवेली में जाने की सोची भी तो। निया की टीम ने काम शुरू कर दिया। गांव में घूमकर उन्होंने कुछ व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए। कुछ लोग तो फिल्म की बात सुनकर कुछ ज्यादा ही गप्पे हाँक रहे थे। कुछ तो लोग उन्हें ऐसे भी मिले जो हवेली के भूतों को करीब से देख चुके थे, और उनकी बातें सुनकर लगता ही नहीं था कि वो डींग मार रहे हैं। इतनी गंभीरता से वो अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। सोनी के मामा जी ने उन्हें सीताराम जी के बारे में बताया, जो कि 90 साल के हैं और जिनके परिवार का पुश्तैनी निवास ये गांव ही था। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने इसी गांव में गुजारी है, और उनसे ज्यादा उस हवेली के इतिहास को कोई नहीं जानता था। निया अपने साथियों के साथ सीताराम जी के घर पहुंची और उन्हें बताया कि वो उस हवेली के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है। तब मैं 16-17 साल का था। अचानक से ही सब कुछ बदल गया था। गांव की शांति को भीड़ के कोलाहल ने भंग कर दिया था। हमें पहले ही सूचना मिल गई थी और सब गांव वालों को तब के एक मशहूर नेताजी के वाड़े में छुपा दिया गया था। किसी उपद्रवी में हिम्मत नहीं थी कि नेताजी के वाड़े की ओर आंख भी उठाकर देखे। हथियारों से लैस वो भीड़ हवेली में घुस गई और फिर वहां से चीखें पुकारें ही सुनाई दी थी। कुछ पागल तो मरते वक्त भी जोर जोर से हंस रहे थे। वाड़ा हवेली से बहुत करीब था, इसलिए वो सारी आवाजें हमें साफ सुनाई दे रही थी। कोई भागने के लिए बोल रहा था। शायद वो आश्रम का कर्मचारी होगा जो उन मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक तो नहीं पता, लेकिन शायद 1 घंटे बाद सब शांत हो गया था। हवेली में रहने वाला कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। सबकी लाशें मिली थी। सीताराम जी ने जब सारी दास्तां बयां की तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। शायद वो उस घटना को बताते बताते उस दौर में पहुंच गए थे। गांव वालों से उन्हें पता चला कि हवेली से आवाजें रात के 12 बजे के बाद सुनाई देती है और 1 घंटे तक लगातार आती रहती है। निया और उसके साथी 11 बजे हवेली के पास वाले वाड़े के स्थान पर पहुंच गए। यहाँ अब खुला मैदान था। कैमरा, माइक और बाकी के उपकरण सेट करके वो इंतजार करने लगे 12 बजने का। ठीक 12 बजे पहली आवाज आई जिसने उन सबके रोंगटे खड़े कर दिए। भागो, भाग जाओ जल्दी से। भागने के लिए कहती इस आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया था। निया और उसके साथी एक दूसरे की ओर देखने लगे, शायद निश्चित कर रहे थे कि क्या वो आवाज सभी सुन पा रहे थे। पहली आवाज के बाद जोर से हंसने की आवाज ने उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी थी। आह! दर्द भरी वो चीख किसी का भी दिल दहला सकती थी। वो सब एक जगह स्थिर बैठे उन आवाजों को सुनते रहे। किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। 1 घंटे बाद सब शांत हो गया। रात का सन्नाटा फिर से अपना वर्चस्व फैलाने लगा। रात के 2 बजे वो वापस घर लौट आए। किसी की भी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सबने फैसला किया कि क्यों ना जो वीडियो बनाया है उसे देखा जाए। दीप ने लैपटॉप में वीडियो चलाया। हवेली के दरवाजे का दृश्य वीडियो में चलने लगा। दीप ने वीडियो रोक दी। सुमित,
ये दृश्य तुमने कब रिकॉर्ड किया? नेहा ने सवाल पूछा। नहीं यार, हम हवेली के दरवाजे पर तो गए नहीं और यहाँ पर हमने कैमरा लगाया था, वहां से दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा था, सुमित ने घबराहट भरी आवाज में कहा। सब हैरान थे कि जब दरवाजे की वीडियो बनाई ही नहीं तो इसमें दरवाजा क्यों दिख रहा है। दीप ने फिर से वीडियो चलाई और उसमें हवेली का दरवाजा खुल गया। पहले तो उसमें कोई दिखाई नहीं दिया, फिर अचानक ही कहीं से एक आदमी आया जिसे देखकर सब डर गए। वह आदमी देखने में किसी पागल की तरह लग रहा था। बिखरे और लंबे बाल, मटमैले कपड़े और फिर वो हंसने लगा, वही हंसी जिसकी आवाज उन्होंने थोड़ी देर पहले हवेली से आते हुए सुनी थी। अचानक से ही उस आदमी के गले पर एक गहरा घाव बन गया जिसमें से खून बहने लगा। सब वीडियो में नजरें गड़ाए बैठे थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि यह किसका वीडियो है, इसे किसने बनाया था। वीडियो में दृश्य बदल जाता है और एक आदमी जिसने सफेद पजामा कुर्ता पहना हुआ था चीख चीख कर किसी को भागने के लिए कह रहा था। थोड़ी देर बाद उसका सफेद कुर्ता खून से भर गया और वह आदमी वहीं गिर जाता है। उसके बाद दृश्य फिर बदलता है। चीखते चिल्लाते हुए कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किससे भाग रहे थे ये वीडियो में नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सब भी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। वीडियो बंद हो गई थी और लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई थी। निया ने दीप से वीडियो दोबारा चलाने के लिए कहा। दीप ने दोबारा वीडियो चलाई तो उसमें हवेली की दूर से रिकॉर्डिंग चल रही थी जो कि उन्होंने बनाई थी। उन्होंने पूरी वीडियो देख ली, उसे फिर से चलाकर देखा, लेकिन वीडियो में हवेली से आती आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे की तरफ हक्के बक्के से देखने लगे। फिर से कोशिश की, आवाज को घटाया बढ़ाया, लेकिन वीडियो में सिर्फ हवेली नजर आ रही थी। देर रात तक निया और उसके साथी पहली वाली वीडियो को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। सुबह उठे और हवेली के मुख्य दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। सबने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में रात में किए गए फैसले पर सहमति जताई। हवेली में रात गुजार कर लाइव जाने की योजना को रद्द कर दिया गया था। कहीं न कहीं वो सब रात वाली वीडियो से डर गए थे, लेकिन साथ में ही उन्होंने यह भी सोचा था कि जो मानसिक रोगी इस हवेली में रहते थे उन्हें उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया, और जब उन्हें इस आश्रम में एक घर मिला तो उन्हें यहाँ भी जिंदा ना रहने दिया गया। मरने के बाद शायद वो यहाँ रह रहे हैं और उनके घर में घुसपैठ करना उनके गुस्से को भड़काने का ही काम करेगा। ये हवेली उनका घर है और वो अपने घर से बाहर आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो लोगों को भी उनके घर में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग मेरी इस कहानी का मजा ले सकें।